अब बात राज्यसभा चुनाव की करते हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन हरियाणा से राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी जीत की राह में कई चुनौतियां हैं। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिकेय शर्मा का खड़ा होना और उन्हें बीजेपी जेजेपी के समर्थन की बात ने कांग्रेस के लिए यहां पर मुश्किलें पैदा करती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि कुलदीप बिश्नोई के अलग तेवर ने चुनाव को और कांटे का बना दिया। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों को जिस दिन दिल्ली बुलाकर फिर रायपुर ले जाया गया, तभी साफ हो गया कि कांग्रेस को विधायकों के तोड़े जाने की चिंता सता रही है। हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन को जीत के लिए 30 वोट चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि 30 साथ हैं। प्रदेश अध्यक्ष न बनाए जाने से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई को भी मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच बिश्नोई ने अंतरात्मा की बात कहकर कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। देखिए, मैं राहुल जी के मिले बगैर मैं कोई अगला फैसला नहीं उठाऊंगा और राहुल जी विदेश में है जब से बात मेरी चल रही है और मैंने कोई समय नहीं मांगा है। उनको अगर मेरी जरूरत है वो जरूर बुलाएंगे और मुझे कहा गया है कि 8 या 9 तारीख को राहुल जी मुझसे मेरी मुलाकात हो। मैं इस फैसले से खुश नहीं हूँ, तो जब तक कि हम बिल बैठ के बात नहीं कर सकते, मैं या मेरा कोई व्यक्ति कांग्रेस पार्टी किसी प्लेटफॉर्म पे हम खड़े नहीं हो। तो आपका खुद का निर्णय राज्यसभा को लेकर अभी फैसला कर लिया कि करना है? नहीं, मैंने फैसला नहीं किया और वोट डालना मेरा अधिकार है। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट डालूंगा, किसी कहने से नहीं डालूंगा। माकन की जीत की रणनीति का सारा दारोमदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर है, जो इसके लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिश्नोई की अंतरात्मा वाले बयान पर उन्होंने भी तल्ख टिप्पणी कर दी। अपनी आत्मा है और पार्टी के नियम भी हैं, पार्टी के उसमें भी है। अगर अंतरात्मा पार्टी में नहीं है तो उसको इस पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं। अंतरात्मा ही से पार्टी में है या सुपरफिशियल है, तो इस पार्टी में है, पार्टी है। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीट पर चुनाव होना है। बीजेपी को अपने उम्मीदवार की जीत के लिए 31 वोट चाहिए। बीजेपी के पास अपने 40 विधायक हैं। बीजेपी बाकी 9 विधायकों का समर्थन निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा को देने जा रही है। जेजेपी ने भी अपने 10 विधायकों के वोट कार्तिकेय शर्मा को देने का फैसला किया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि सरकार को समर्थन देने वाले 6 निर्दलीय विधायक भी कार्तिकेय को वोट देंगे। इस हिसाब से 25 वोट हो जाते हैं, लेकिन जीत से 5 कम। कार्तिकेय की जीत के लिए बाकी 5 विधायकों को जुगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इससे कांग्रेस को अपने विधायकों में सेंधमारी का अंदेशा है। इसलिए कांग्रेस विधायक दल को एकजुट रखने के साथ साथ अभय चौटाला और कुछ निर्दलियों की तरफ भी नजर लगाए हुई है। कुलदीप बिश्नोई भी मान जाते हैं तो कांग्रेस के लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी। वैसे कांग्रेस के 30 विधायकों के वोट से ही माकन राज्यसभा पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी बिश्नोई को मनाने कब बुलाते हैं और कांग्रेस क्या पार्टी के बाहर के कुछ विधायकों को भी साथ ला पाती है, नजर इस बात पर बनी रहेगी। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है और इससे पहले शिवसेना और बीजेपी छोटे दलों को साधने में जुट गए हैं। दरअसल एक सीट पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं और इसी वजह से 22 साल बाद राज्यसभा चुनाव के लिए वोट पड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। निर्विरोध चुनाव की संभावना न होने के कारण 22 साल बाद इस बार राज्यसभा चुनावों के लिए मतदान कराया जाएगा। बीजेपी की ओर से 6ठी सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान किए जाने के बाद अब इस सीट के लिए मुकाबला रोचक हो गया है। महाराष्ट्र से एक उम्मीदवार को राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए 42 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के पास कुल 105 विधायक हैं, शिवसेना के पास 55, एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 42 विधायक हैं। इसके अलावा छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की संख्या 29 है। अपने 2 प्रत्याशियों को जिताने के बाद बीजेपी के पास कुल मिलाकर तीसरे प्रत्याशी के लिए 29 वोट बच रहे हैं। वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के एक उम्मीदवार तो जीत जाएंगे, लेकिन वो चौथे उम्मीदवार को जिताने की भी कोशिश में है। शिवसेना के पास कांग्रेस और एनसीपी के बचे हुए विधायकों का समर्थन मिलाकर 27 वोट बचेंगे। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस से बात कर अपना एक प्रत्याशी वापस लेकर निर्विरोध चुनाव करवाने की अपील की थी, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं हुई। अब दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि 6ठी सीट के लिए निर्दलीय या छोटी पार्टियां उनका समर्थन करेंगी।
हम सब चाहते थे कि अगर ये चुनाव नहीं होता है तो अच्छा रहेगा, माहौल ठीक रहेगा। हॉर्स ट्रेडिंग की बात चल रही है महाराष्ट्र में। महाविकास आघाड़ी के 4 उम्मीदवार हैं, ये 4 ही उम्मीदवार हम जीत कर लेके आएंगे। और जो विश्वासघात शिवसेना ने किया, हमारे बलबूते पे जो आमदार चुन के लाए, लेकिन हमारी युति के साथ जो विश्वासघात किया उसका फिर एक बार जवाब देने का मौका नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी कंफर्टेबली है और मुझे लगता है किसी प्रकार का संदेह किसी के मन में रहने की जरूरत नहीं है। आपल्याला सगळंच माहिती आहे राज्यसभेच्या संदर्भात राज्यसभा की तीसरी सीट भी हम लड़ रहे हैं और हमारे पास संख्या बल भी मौजूद है। हमें विश्वास है कि हम ये सीट जीतेंगे। अगर हॉर्स ट्रेडिंग की इतनी चिंता है तो उन्हें अपने प्रत्याशी को पीछे लेना चाहिए था। हमारे पास वोट ज्यादा है। पक्ष म्हणून शेरी जो कमी वोट आहेत त्यांनी परत घ्यायला पाहिजे होतं। हॉर्स ट्रेडिंग त्यांनी सुरू केलं। जिन छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की जरूरत अब शिवसेना और बीजेपी दोनों को है, उनमें बहुजन विकास आघाड़ी के पास 3 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के पास 2 विधायक हैं, प्रहार जनशक्ति पार्टी के पास 2 विधायक हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पास 1 विधायक है, शेतकरी कामगार पक्ष के पास 1 विधायक है, स्वाभिमानी पक्ष के पास 1 विधायक है, क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी, जन सुराज्य शक्ति और राष्ट्रीय समाज पक्ष के पास 1-1 विधायक मौजूद हैं। इसके अलावा 13 निर्दलीय विधायक भी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। शिवसेना और बीजेपी के बीच ये लड़ाई केवल राज्यसभा की 6ठी सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि आगामी महानगर पालिका चुनावों से पहले दोनों पार्टियों की ओर से महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन कर खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश की जा रही है। 10 तारीख को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और उससे पहले दोनों पार्टियों की ओर से कोशिश की जा रही है कि निर्दलीय विधायक उनके पक्ष में आ जाएं और इसके साथ इसकी भी पूरी तैयारी चल रही है कि उनके विधायक किसी दूसरे को वोट ना दें। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर दिल्ली से। यहां पर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी की रेड की खबर है और सुबह 7 बजे ईडी की टीम यहां पर पहुंची, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल ईडी की हिरासत में सत्येंद्र जैन है। 9 जून तक ईडी की हिरासत में वो हैं और अब यहां पर खबर ये आ रही है कि ईडी की टीम जो है वो पहुंची है जैन के घर पर। यहां पर ईडी की रेड की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं जानकारी के लिए, उनके पास चलते हैं। शरद, बताइए क्या जानकारी है इस रेड से जुड़ी हुई? ये सिर्फ उनके घर पर है या और जगहों पर भी रेड जो है वो की जा रही है? देखिए ताबिश, अभी खबर यह है, सूत्र ये बता रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के घर पे सुबह ईडी की टीम पहुंची है और रेड चल रही है। माना यह जा रहा है कि क्योंकि 9 जून तक दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी के हिरासत में हैं, तो जब इसके बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा सत्येंद्र जैन को, तो वहां पर ईडी जो है वो अपना केस जो है वो मजबूत करके रखना चाहती है, क्योंकि ये पूछताछ चल रही है सत्येंद्र जैन से और उसके संबंध में ही संभव है कि उसके कुछ कागजात या कुछ सबूत जुटाने के लिए ईडी की जो टीम है वो सत्येंद्र जैन के घर पर गई हो। हालांकि यही बताना जरूरी है कि इससे पहले 2018 में सत्येंद्र जैन के घर पर सीबीआई की रेड हो चुकी है। उस मामले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी सीबीआई की तरफ से नहीं मिल पाई है, लेकिन सीबीआई ने ही जो केस शुरू किया था जिसमें छानबीन करनी शुरू की थी, उसी को ही जो है ईडी के पास एक तरह से ऑफशूट किया गया, वही ईडी के पास पहुंचा है और ईडी उसी मामले की जांच कर रही है। तो अब ये देखना है कि क्या जो ईडी है वो किस तरह से अपना केस जो है वो स्ट्रांग बनाएगी। और अब जब 9 जून के बाद अदालत में सत्येंद्र जैन को पेश किया जाएगा, तो क्या ईडी जो है दलील रखती है, क्या कहती है और क्या वो आगे रिमांड मांगेंगे या फिर ये कहेंगे कि आप सत्येंद्र जैन को जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। और इस पर कोई प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से शरद, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर ही आम आदमी पार्टी जो है निशाना साधती रही है? नहीं तभी फिलहाल अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि पहले ही ये सत्येंद्र जैन जो है ईडी की हिरासत में चल रहे हैं और अभी क्योंकि खबर आई ही है कि ये रेड चल रही है,
तो संभव है कि जैसे दिन चढ़ेगा इसके बारे में और डेवलपमेंट्स जब होंगे तब आम आदमी पार्टी इसके ऊपर रिएक्ट करे। ये तो तय है कि आम आदमी पार्टी रिएक्ट जरूर करेगी, क्योंकि इसको लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो हमलावर हैं और वो तो यहां तक कह चुके हैं कि सत्येंद्र जैन जैसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली को, देश को एक हेल्थ का एक मॉडल दिया है, मोहल्ला क्लिनिक दिया है, इनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। तो दिल्ली सरकार तो पूरी तरह से बीजेपी पर या केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और पूरी तरह से सत्येंद्र जैन के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जैसे दिन आगे चढ़ेगा, डेवलपमेंट होंगे, तब संभव है कि दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। इस मामले के बारे में थोड़ा सा आप शरद बताइए कि क्यों आम आदमी पार्टी इसको पुराना मामला बताती है और सत्येंद्र जैन को ईमानदार बताती है, और क्यों जो विपक्षी पार्टियां वो उसको लेकर निशाना साधती हैं? देखिए ताबिश, मामला यह है कि सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन किया और हवाला के जरिए अपनी ही कंपनियों के जरिए पैसा घुमाकर और उससे जो है जमीन खरीदी, जो जमीन खरीदी गई या जो लोन रीपे किया गया, ये सब अपना ही ये कहा गया है कि सत्येंद्र जैन के लोगों से जुड़ी हुई ये कंपनी है। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको लेकर बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर बहुत हमलावर है। उसका ये कहना है कि ये 2016 से ये मामला चल रहा है और 2018 में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के घर पर रेड भी की थी, जिसमें कुछ। जी शुक्रिया शरद आपका सब जानकारी के लिए। तो पुराना मामला इसको बताया जाता है, सियासत काफी इस पर हो चुकी है, लेकिन फिलहाल ताजा खबर यह है कि सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी की रेड चल रही है। इससे जुड़ी हुई जानकारी हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि आर्म्स एक्ट में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन की रिमांड और मिल गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का भी आरोप लग रहा है। हालांकि पुलिस ने कोर्ट में इस बारे में कोई दलील नहीं दी। इस खास बख्तरबंद गाड़ी और 50 से ज्यादा कमांडोज की सुरक्षा में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। उसकी 5 दिन की पुलिस रिमांड खत्म हो रही थी और दिल्ली पुलिस ने आर्म्स एक्ट के एक केस में उसकी 5 दिन की रिमांड और मांगी, जो कोर्ट ने दे दी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि लॉरेंस को पंजाब नहीं ले जा सकते क्योंकि वहां उसकी जान को खतरा है। जब पुलिस से पूछा गया कि आप कौन कौन सी स्टेट में लेके जाएंगे, तो उसमें फाजिलका का नाम आया। तो जज साहब ने पूछा कि आप इसको पंजाब कैसे लेके जाएंगे, तो आप पंजाब, तो पुलिस ने आगे से बोला कि वो सेंसिटिव एरिया, हम पंजाब इसको नहीं लेके जाएंगे। तो जज साहब ने भी आगे ऑब्जेक्शन की कि आप इसको पंजाब ना लेके जाएं, लेकिन उसका विकल्प क्या है। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम अपनी ऑलरेडी टीम जो है पंजाब रवाना कर चुके हैं और हम अपनी जो बाकी की टीमें हैं वो उत्तराखंड वगैरह और स्टेट में भी रवाना करेंगे, लेकिन सेंसिटिव एरिया पंजाब होने की वजह से हम इसको फिजिकली वहां नहीं लेके जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। हालांकि कोर्ट में इस हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोई चर्चा नहीं की। उधर लॉरेंस के वकील का दावा है कि लॉरेंस की तरफ से सोशल मीडिया पर ऐसा कोई पोस्ट नहीं डाला गया और न ही लॉरेंस का सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कोई हाथ है। ये जो पोस्ट है, पोस्ट डाली गई, ना तो ये मेरे क्लाइंट ने डाली है, ना इस मर्डर केस से मेरे क्लाइंट का कोई लेना देना है। मेरे क्लाइंट का नाम फालतू वहाँ पे पॉलिटिकली राइवली की वजह से घसीटा जा रहा है और उसकी जान को खतरा है दिल्ली पंजाब पुलिस से। ये एप्रीहेंशन लगातार बनी हुई है, जिसको आज कोर्ट ने भी खुद माना है। उधर पंजाब पुलिस पहले ही कह चुकी है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का हाथ है। पंजाब पुलिस ने हत्या में शामिल सभी शूटरों की भी पहचान कर ली है। इनमें 2 शूटर प्रियव्रत फौजी और अंकित शेरशाह सोनीपत के बताए जा रहे हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस ने सोनीपत में छापेमारी भी की है, लेकिन हैरानी की बात है कि पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए अब तक कोर्ट में कोई अर्जी नहीं दी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में करीब 8 शूटर शामिल थे। हत्या को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पंजाब पुलिस अब तक एक भी शूटर को नहीं पकड़ पाई है। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ नहीं की है। ऐसे में जांच कैसे आगे बढ़ेगी ये देखना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।